Hello everyone, am I audible? Good afternoon. Am I audible? आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? ओके, कल वाला मॉक समझ में आ गया सारा? आज मॉक टेस्ट 3 चलेगा। आज स्टूडेंट बहुत कम लग रहा है। टेस्ट शुरू करें? टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? और आज उसमें आंसर्स नहीं लगे हैं तो आप एक काम करना, पेन पेपर लेके बैठना। आप अपना ऑप्शन लिख लेना। अगर फर्स्ट का ए है तो ए लिख लेना, 2 का बी है तो बी लिख लेना। जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगी तब मैच करके आप लोग आंसर कर लेना, ठीक है? क्लियर? बढ़े? शुरू करें टेस्ट? चलो ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वही 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको और 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना। और आज लिख लेना कि आपने 1 का आंसर किया क्या है। चेक एंड में होगा। अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। अगेन अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। केवल एक ही स्टूडेंट ने आंसर किया है, सब लोग करिए आंसर। ठीक है मानसी। आफ्टर 30 सेकंड में आगे बढ़ जाऊंगी। राइज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको बताना है। वेल डन मानसी, एमडी, बुंदेल बाबू एंड अवधेश, श्वेता। वेल डन। चूज द appropriate verb.
जय हिंद खुशबू। यहाँ पर भी आपको वर्ब फॉर्म यूज करनी है। ऑड वन आउट करना है आपको, पहचानना है कि क्या है ये। ऑड इसमें से निकालना है आपको कि कौन सा इन तीनों से भिन्न है। कोई तीन एक जैसे होंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म यूज करनी है। टेंस। बहुत सिंपल था, ट्रिक बेस्ड था, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने इसको सोचने में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पर आपको ये पहचानना है इन चारों में कि कितने एडजेक्टिव्स हैं। एक ही है या ये चारों के चारों एडजेक्टिव हैं या दो हैं तीन हैं, कितने हैं आप कमेंट कर दो। कितने हैं, वन है टू है थ्री है फोर है चारों हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सोचना है कि विच, क्वेश्चन नंबर विच वन में विच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है एंड क्वेश्चन नंबर टू में विच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और मैंने ये दोनों कराए हैं आपको। यहाँ पर एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आपको यूज करनी है। द विंड द कैंडल। हवा ने मोमबत्ती बुझा दी। आपको सोचना है इन चारों में से कौन सी ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है बुझाना। मैन सर्वेंट का आपको प्लूरल फॉर्म बताना है। ये कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा। आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म आपको चूज करनी है, कौन सी वर्ब आएगी।
आपको सोचना है कि मेड के प्लेस पे कोई और भी वर्ब आ सकती है कि ये जो दी गई है बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, या इन तीनों में से कोई वर्ब इसको रिप्लेस कर सकती है? क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ इम्पेरियस। इम्पेरियस का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ टर्स। पीआरटी समझ रहे हो, प्राइमरी टीचर। ऑपोजिट ऑफ इकेस्टे। एकेस्टे। आई नो इंग्लिश ब्लैंक हिंदी। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का चुनाव आपको करना है। He always adheres his principles. Choose the appropriate preposition. और जो आज मॉक टेस्ट कराया जा रहा है इसके सारे क्वेश्चंस याद कर लेना। वी मस्ट अबाइड द लॉ। तुम लोगों को एक शीट दी थी फिक्स प्रीपोजिशन की, शायद आपको याद नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है। ही एब्सटेन्स लग्जरीज। एप्रोप्रिएट आर्टिकल।
इन तीनों में से पहचानना है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है वो आगे जो लिखा है वही है। क्या यहाँ पे दिस डेमोस्ट्रेटिव है, यहाँ पर दिस डेमोस्ट्रेटिव है, यहाँ पर सच क्वांटिटी है, यहाँ पर योर पॉजेसिव है। इनमें से ये ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा गलत जोड़ा है, इनकरेक्ट मैच। आपने 10 मिनट में 14 क्वेश्चंस कर 25 क्वेश्चन कर लिए। पांचों कर लेते हैं। फाइंड द करेक्ट वन। इन तीनों में से पहचानना है कौन सा सही है। इन 5 ऑप्शंस में से पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अगेन सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करने हैं सेंटेंस के भावार्थ के अनुसार। इस टाइप के फिलर्स ये वोकेबलरी बेस्ड फिलर होते हैं। His speech was disappointing. It blank all the major issue. Once again, vocabulary based blank है, आपको appropriate word use करना है। And the last, अगेन आपको appropriate यहाँ पर यूज करना है वर्ड। हो गया। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू हु आर माई फ्रेंड। तुम हो मेरे दोस्त। ठीक है, यू हु आर माई फ्रेंड। अब देखो, जब ये ऑब्वियसली नाउन तो नहीं है तो नाउन को एलिमिनेट कर देंगे। कंजैक्शन और प्रोनाउन में आपको वो हो सकता है एडवर्ब भी नहीं है। ध्यान रखना, हु से पहले अगर आपको नाउन या प्रोनाउन मिल रहा है
तो हु यहाँ पर और इसके बाद व मिल रही है, तो हु ऐसे केस में कैसे काम करता है? हु करता है ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन का वर्क। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हु से पहले नाउन या प्रोनाउन दिया हो और हु के बाद आपको क्या मिल जाए? वर्ब मिल जाए, तो ये कैसे काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क। क्लियर सबको? ठीक है, अब किसी के दिमाग में अगर ये आया कि भाई ये कंजक्शन हो सकता था क्या? तो कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है टू वर्ड्स को जोड़ना, टू फ्रेज को जोड़ना, टू सेंटेंस को जोड़ना, टू क्लॉज को जोड़ना। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे, एक सब्जेक्ट है, एक यहाँ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि ये दो सेम चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है ना? ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ये कंजक्शन नहीं है। क्लैरिटी आई कि कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है? चलो, तो आंसर क्या था इसका? आंसर मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड, ताकि आपको मिल जाए। तो आंसर इसका क्या है? बी। नेक्स्ट वन, द काइट फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हेड। काइट ठीक मेरे सर के ऊपर उड़ रही है ना? तो यहाँ पर ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है? वर्ब। कह रहा है कहाँ उड़ रही है? ठीक किसके ऊपर? सर के ऊपर। तो ध्यान रखना, एग्जैक्टली प्रीपोजिशन तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या ये एडवर्ब है? यस। क्या ये कंजक्शन है? नो। जनरली क्या होता है कि प्रीपोजिशन को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब करता है, वर्ब को भी जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब करता है, तो ये एडवर्ब है। ये दूसरी ट्रिक भी है कि जिसके लास्ट में एल वाई आएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? सी। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइज इज। राइज का पास्ट पार्टिसिपल बताना। राइज का मतलब क्या होता है? उगना। ठीक है, तो राइज पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? देखो, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, एक तरीके से आपकी एक होती है पास्ट पार्टिसिपल और एक होती है आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होती है आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को अगर किसी को लिखना है तो। कौन कौन सी होती है? पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इनमें फर्क क्या है? देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल जो होती है, दो फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है और ये होती है एक थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम पास्ट फॉर्म को ही जानेंगे तो वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट में जाएंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी आएगी, इसमें दो पार्ट बन जाता है और पास्ट पार्टिसिपल भी इसी में जाता है। तो हमारे पास अगर हम राइज को देखें तो राइज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और रोज क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और राइजन क्या है? राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको यहाँ से बाहर कर दो और इसको भी यहाँ से बाहर कर दो। अब इन दोनों में से क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अब आप सोच के बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर बनेगा। राइज का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? है ना? मैं आपको इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। एक होता है आपका पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में जो जाती है वो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जाती है। और पास्ट पार्टिसिपल में जो मैंने कहा ना, दो पार्ट होते हैं, एक परफेक्ट होता है, ये V3 के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये दोबारा समझ लीजिए यहाँ से एक बार वापस से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक होगा आपका पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और एक होगा आपका क्या? पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, ये होगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये भी क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फोर्थ फॉर्म। राइजिंग क्या हो गई, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गई। रोज क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गई, सॉरी पास्ट सिंपल हो गई। एंड राइजन क्या हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गई। एंड यहाँ पर भी राइजन क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, और एक सिंगुलर फॉर्म होती है राइजेस, इसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, द बॉय एंड द गर्ल टू द सेम कॉलेज। लड़का और लड़की एक जैसे कॉलेज में गए, जा रहे, जो भी है। अब देखो, एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हैं, एक नाउन वन और एक नाउन टू। तो रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़े हों तो दो अलग अलग पर्सन को डिनोट करेंगे, और वर्ब हमेशा कैसी आनी चाहिए, प्लुरल। हैज कैसी है, सिंगुलर। इज कैसी है, सिंगुलर। गोज कैसी है, सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, गो। द बॉय एंड द गर्ल गो टू द सेम कॉलेज। लड़का और लड़की एक जैसे कॉलेज जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट ब्लैंक ऑल डे यस्टरडे बिफोर द गार्डन वॉज कोलैप्स्ड। जब सेंटेंस में आपको मैंने ट्रिक बताया था कि बिफोर मिल जाए, बिफोर, है ना, तो ये तो फिक्स है कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आएगा इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, कोलैप्स्ड। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन में क्या होता है, जब एक ही टाइम पे दो घटनाएं घटित होती हैं तो एक तरफ हम क्या बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट। ऐसा ही किस कंडीशन में होता है, ऐसा ही आफ्टर के साथ भी होता है, कि आफ्टर वाले केस में सब्जेक्ट के बाद हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरी तरफ क्या आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। राइट आंसर क्या बनेगा, सी। इट हैड रेन्ड ऑल डे यस्टरडे बिफोर द गार्डन वॉल कोलैप्स्ड। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। 5, आगे बढ़े। हो गया क्लियर यहाँ तक सबको, सही दिख रही है स्क्रीन एकदम, फाइन। मुझे बता दिया करो, कभी कभी मैसेज करते रहा करो, बिल्कुल नहीं करते तो ऐसा लगता है कि मैसेज स्टक हो गए। फाइंड द ऑन ऑड वन आउट। ऑड हमें बाहर करने थे, ये अगर हम यहाँ पे बात करें कब, तो कब भी बच्चा होता है, बच्चा। ठीक है, जानवर का। कोल्ट भी क्या होता है, बच्चा ही होता है जानवर का। जॉय भी क्या होता है, बच्चा होता है जानवर का। लेकिन यू क्या होती है, ये फीमेल शीप होती है, तो ये बच्चा नहीं होती, ये शीप होती है, फीमेल। अगर हम इसका मेल शीप देखें तो मेल शीप को हम क्या कहते हैं, मेल शीप को हम कहते हैं राम, जबकि फीमेल शीप को हम क्या कहते हैं, यू। क्लियर है वाला पॉइंट सबको। ठीक है, तो कब किसका बच्चा होता है, ये किसी का भी बच्चा हो सकता है। मोस्टली तो लाइन के बच्चे को हम कब कह देते हैं, लॉइन का मान लो, बियर का मान लो, फॉक्स का मान लो, किसी का भी मान लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोल्ट की बात करें कि कोल्ट किसका मतलब बच्चा होता है, तो कोल्ट जो होता है एक तरीके से ये भी छोटा ही बच्चा होता है, घोड़े का होता है। ठीक है, ये भी किसका होता है, घोड़े का होता है, हॉर्स, छोटा सा बच्चा। ओके, इसी तरीके से अगर हम जॉय की बात करें तो जॉय किसका बच्चा होता है, ये कंगारू का बच्चा होता है, कंगारू। कंगारू का जब छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं। तो ये तीनों सिमिलर है और ये क्या है, ऑड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, आई ब्लैंक टू द पब्लिक लाइब्रेरी यस्टरडे। आई ब्लैंक टू द पब्लिक लाइब्रेरी यस्टरडे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यस्टरडे टाइम दिया है, पास्ट की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले प्रेजेंट का ऑप्शन आउट कर दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, इन दोनों में से एक आंसर होगा। यस्टरडे अगर दिया होता है तो पास्ट परफेक्ट को इग्नोर करते हैं, आंसर क्या होगा, डी। आई वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी यस्टरडे, मैं कल पब्लिक लाइब्रेरी गया था।
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पे आंसर आप लोगों ने क्या किया था, एक बार दोबारा आंसर करोगे आप लोग कि इसमें कितना शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। ये आपको बताना था कि कितने वर्ड ऐसे हैं जो एडजेक्टिव फॉर्म में हैं, या फिर कोई एक ही है, ये आपको मुझे बताना था। ठीक है, तो सबसे पहला थर्स्ट। थर्स्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। अगर हम इसमें THIRSTY लगा देंगे तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजर। कंपोजर भी अपने आप में क्या है, नाउन है। ठीक है, और कंपोजर का मतलब क्या होता है, खुद पे कंट्रोल करना। क्या करना, सेल्फ कंट्रोल इसको हम कह सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास सुपरफिशियल एंड पैशनेट। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो पैशनेट को अगर हम देखें तो ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगन। क्योंकि मैंने कल भी शायद कराया हो कि पैशन, पैशन क्या होता है, जिसके लास्ट में ION लगता है वो क्या होता है, नाउन। जिसके लास्ट में ATE लगता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुपरफिशियल, है ना। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, ऊपरा ऊपरा। तो इसमें AL लगा हुआ है, तो AL का भी मैंने बताया था कि अगर AL लगा होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, AL अगर किसी के लास्ट में लगा है तो ये भी क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, ऊपरी सतह कह सकते हो, या इसको दूसरे शब्दों में छिछला भी कह देते हैं, छिछला, है ना। तो हमारे पास कितने हमें एडजेक्टिव्स मिले, दो एडजेक्टिव्स मिले। और आप लोगों ने पता नहीं कितने आंसर किया, आई डोंट नो। दो ही बताए हैं, किसी ने 0 बताए हैं। जिनको ट्रिक पता होगी उनको या वो आराम से कर पाए होंगे, क्योंकि कल ही बताया था जिनके लास्ट में ATE आता है, AL आता है ना, वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जैसे फॉर्चुनेट, है ना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द मैन आंसर्ड, विच मैन आंसर्ड। ये मोस्ट लोगों ने जो आंसर किया इसका C आंसर किया था। तो आप देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले जो यहाँ दिया है ये क्या है, ये नाउन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव कोई भी चीज कब बनती है, एडजेक्टिव तब बनती है इसके बाद कोई नाउन आता, तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। और ये एडवर्ब कब बनता, जब ये वर्ब को मॉडिफाई करता, तो एडवर्ब भी नहीं है। विच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पहले वाले में प्रोनाउन। अब यहाँ देखो नाउन दिया हुआ है, और नाउन से पहले क्या यूज होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये कैसा फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है। ये कितनों का आंसर सही हुआ, इसका आंसर क्या होगा, D। कितनों ने ये आंसर सही किया, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई आप एक बार दोबारा बता देती हूँ कि एडजेक्टिव को केवल दो ही पोजीशन में हम यूज कर सकते हैं। एक तो लिंकिंग वर्ब के इमीडिएट बाद एडजेक्टिव आती है, और एक कब आती है, नाउन के इमीडिएट पहले एडजेक्टिव फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है और इसके बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव फॉर्म आ गया। दूसरा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये नाउन आ गया और यहाँ नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। दो ही पोजीशन होती है एडजेक्टिव्स की, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो पोजीशन होती है ये कहलाती है प्रेडिकेटिव फॉर्म, कहलाता है एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिवली। और ये वाला जो यूज कहलाता है एडजेक्टिव का, ये कहलाता है एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली का मतलब है नाउन के पहले, और प्रेडिकेटिवली का मतलब है वर्ब के तुरंत बाद। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द विंड ब्लैंक द कैंडल। मोमबत्ती किसने बुझा, सॉरी हाँ, मोमबत्ती किसने बुझा दी, हवा ने मोमबत्ती बुझा दी। तो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर भी आप लोगों ने, काफी लोगों ने गलत कर दिया था शायद, मुझे जहां तक ध्यान है ना। तो सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को आउट करो जो होने ही नहीं चाहिए। विंड एक सिंगुलर नाउन है तो ब्लो नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लूरल वर्ब है, और थर्ड फॉर्म यहाँ आनी ही नहीं चाहिए। तो अब हमें देखना है कि ब्लू आउट का मतलब क्या होता है ना। ब्लू आउट, ब्लू आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना। क्या होता है, बुझाना। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर, ब्लू आउट, है ना। ब्लू आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना।
ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर क्या हो गया हमारा? सी। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट। तो ये जो है आपका कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन है, ध्यान रखना रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि यदि मैन या वुमेन लगा हो, है ना, उसके बाद कोई आपको नाउन दिया है, तो ऐसे केस में दोनों का प्लूरल बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन सर्वेंट है, तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन। और यहाँ जो सर्वेंट दिया है, सर्वेंट का प्लूरल क्या हो जाएगा? सर्वेंट्स। तो दोनों सेक्शन का प्लूरल बनता है। अब देखो कहाँ पर है, यहाँ इसका प्लूरल बनाया है, इसका नहीं बनाया, एलिमिनेट। यहाँ इसका सिंगुलर फॉर्म छोड़ दिया, इसका प्लूरल है, एलिमिनेट। यहाँ ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ये प्लूरल है और ये पॉजिटिव केस बना दिया, एलिमिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आपसे कहें कि वुमेन डॉक्टर का प्लूरल बनाओ, तो कैसे बनेगा वुमेन डॉक्टर का प्लूरल? फटाफट से कमेंट करें। फाइंड द करेक्ट वन। आपको बताना था इन चारों में, दोनों में से कौन सा सही फॉर्मेट है। तो मैंने आपको सिखाया है अभी अभी जो मैंने बात कही कि नाउन से पहले जनरली फॉर्म क्या मानी जाती है? एडजेक्टिव मानी जाती है। और प्लूरल हम कभी भी एडजेक्टिव का नहीं बनाते, नाउन का प्लूरल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये नाउन है और नाउन से पहले ये फॉर्म कैसी कहलाएगी? एडजेक्टिव। और इसका प्लूरल बनाया, इसका मतलब गलत हो गया। तो सही फॉर्मेट क्या होगा? सही फॉर्मेट होगा ए। इट इज 5 month प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इफ यू हीट द आइस इट ब्लैंक वॉट। तो मोस्ट ऑफ आंसर लोगों ने किया ए, इनकरेक्ट है। ध्यान रखना फर्स्ट कंडीशनल्स आपने पढ़े, सेकंड कंडीशनल्स आपने पढ़े, थर्ड कंडीशनल्स आपने पढ़े, लेकिन ये जो है ही नहीं तीनों का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है आपका जीरो कंडीशनल का। जीरो कंडीशनल से मतलब होता है ऐसी शर्त जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी शर्त जो क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हीट द आइस, यदि तुम आइस को गर्म करते हो तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वो पिघलेगी। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले हम विल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, पास्ट फॉर्म को एलिमिनेट करेंगे, मॉडल फॉर्म को एलिमिनेट करेंगे। आंसर क्या हो गया? सी। इफ यू हीट द आइस इट बॉयल्स। यदि आप आइस को गर्म करते हो तो ये क्या होगा? पिघलता है। या अगर मैं ऐसे कहूं, इफ यू बॉयल इफ यू बॉयल वाटर, यदि तुम पानी को उबालते हो तो इट ब्लैंक। अब हम कहें इट ब्लैंक इट विल इवेपोरेट, ये बाष्पीकृत होता है। या इट इवेपोरेट्स, क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताओ। क्या होना चाहिए? तो आंसर क्या बन जाएगा भाई? ये सीधी सी बात है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर हम पानी को उबालेंगे तो क्या होगा? बाष्पीकृत होगा। तो आंसर क्या आएगा? इवेपोरेट्स। आई मेड हिम गुड बाय। ध्यान रखना जब आप किसी से गुड नाइट करते हैं या गुड बाय करते हैं या फेयरवेल करते हैं तो मेड नहीं यूज करते, बेड यूज करते हैं। बेड का मतलब होता है अंतिम विदाई। किसी को अंतिम विदाई देनी हो तो बेड का यूज करते हैं। एंटोनिम ऑफ इम्पेरियस। इम्पेरियस का मतलब होता है कोई व्यक्ति घमंड में रह रहा है, एरोगेंट है। तो दूसरा कैसा रहेगा? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, डन। क्लियर हुआ? और अगर हम इसके सिनोनिम की बात कहें, 12 का क्या आंसर है? एक सेकेंड। 12 का आंसर है ए। ए, ठीक है, सी। हाँ, इसका भी लिख देते हैं। इसका आंसर क्या है? आंसर है आपका, एक सेकेंड, सी। इसका आंसर है ए। ठीक है, सुपरसीलियस इसका स्नोनेम है, इंपीरियस का। इंपीरियस का स्नोनेम है, इसको इंपीरियस बोलो, एरोगेंट बोलो, स्नोनेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ टर्स। टर्स का आपको एंटोनिम बताना था। तो टर्स का मतलब क्या होता है? टर्स का मतलब होता है कम बोलने वाला।
कम बोलने वाला। हमसे उल्टा पूछा है, बरबस का मतलब क्या होता है? बातूनी, जिसको आप क्या कह देते हो? टॉकेटिव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड ऑपोजिट ऑफ एकेस्टिक। एकेस्टिक का ऑपोजिट बताना है। इसका मतलब होता है खुशी। अब बताओ इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? एलिमेंट का मतलब बीमारी होती है, एलिमेंट। एमाइबल का मतलब प्यारा होता है, अबोनी मतलब दुख होता है, हैप्पीनेस मतलब खुशी होती है। क्या आंसर बनेगा? मिल गया आंसर? इंपीरियस का मतलब एरोगेंट, एरोगेंट, घमंडी। एरोगेंट मतलब घमंडी। तो एकेस्टे का मतलब क्या होता है? खुशी। और ये भी क्या है? हैप्पीनेस का मतलब भी क्या है? खुशी। और एगोनी का मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, पीड़ा कह सकते हो आप इसको, या माइजरी भी कह सकते हो। यही इसका एंटोनिम है, बी आंसर। एलिमेंट का मतलब होता है इलनेस। इलनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। एमाइबल का मतलब होता है प्यारा। 18 आई नो इंग्लिश, हिंदी। ये वाला आंसर जो आप लोगों ने किया, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने आंसर किया यहाँ पर 2। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई कहे, आप किसी से कहो कि मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश आती है, यही तो सेंस होता कि मुझे हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा आती है? इंग्लिश आती है। तो हमें क्या लेना था यहाँ पे? के अतिरिक्त। के अतिरिक्त यहाँ पे 2 वर्ड है हमारे पास, एक है बिसाइड और एक है हमारे पास बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब क्या होता है? पीछे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। मुझे हिंदी के अतिरिक्त इंग्लिश भी आती है। तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही ऑलवेज अडियर्स हिज प्रिंसिपल। अडियर का मतलब होता है टिके रहना, स्टिक। स्टिक मतलब टिके रहना। वह अपने सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स मतलब क्या होते हैं? सिद्धांत। वह अपने सिद्धांतों पर क्या रहता है? टिका रहता है। तो एडहेयर एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। फिक्स प्रीपोजिशन रूल है ये, इसके साथ हमेशा टू आती है। आपको एक शीट दी होगी, वहां से आप इसको कर सकते हो। डी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड ही एम्ड। एम के साथ भी फिक्स है कि एम के साथ हमेशा एट आता है, जैसे लाफ के साथ हमेशा एट आता है, एंड सरप्राइज के साथ भी एट आता है, अमेज के साथ एट आता है, एंग्री के साथ भी एट आता है, बट थिंग्स के लिए। ठीक है, तो इन सभी के साथ क्या आता है? एट आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ही एम्ड एट द बर्ड बट मिस्ड इट। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। वी मस्ट अवॉइड द लॉ। अवॉइड के साथ भी फिक्स रूल है। अवॉइड का मतलब होता है पालन करना। अवॉइड वाई का मतलब क्या होता है? पालन करना। हमें नियम, हमें कानून के नियमों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो वी मस्ट अवॉइड बाय द लॉ। फिक्स रूल है ये। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? बी। फिक्स प्रीपोजिशन रूल है कि अवॉइड के साथ क्या आएगी? हमेशा बाई आएगा। किस सेंस में? पालन करने के सेंस में। ही एब्सटेन्स लग्जरी। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना या बचना। तो एब्सटेन के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन रूल है फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम। इसके अलावा डिफर, डिफरेंट, डिबार, है ना, प्रिवेंट, एब्सटेन, इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है? फ्रॉम आती है। डिफर, डिफरेंट, डीबार। डीबार का मतलब होता है निष्कासित करना, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। इन सब के साथ हमेशा क्या आती है? प्रीपोजिशन फ्रॉम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना, कि ही एब्सटेन्स फ्रॉम लग्जरीज, यानी कि वह लग्जरीज से क्या करता है? परहेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लैंक राजधानी इज द फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल ट्रेन फॉर रिच। राजधानी, जब भी ट्रेन के नाम की बात आती है तो इसके साथ हमेशा आर्टिकल द आता है।
जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आती है हमेशा आर्टिकल द आता है, और जब हमें एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। द राजधानी एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट एंड कंफर्टेबल ट्रेन फॉर द रिच। यहाँ पर द रिच से मतलब है द रिच पीपल, यानी कि जो राजधानी एक्सप्रेस है वो बहुत तेज है और बहुत आरामदायक गाड़ी है, किसके लिए, अमीर लोगों के लिए। तो द रिच से मतलब क्या है यहाँ पे, अमीर लोग। ये पीपल वर्ड को छुपा दिया जाता है, इसीलिए रिच से पहले क्या लगेगा, द। आंसर क्या हो गया, ए। फाइंड द करेक्ट वन। तो लिटिल का मतलब होता है ना के समान, नेग्लिजिबल, तो ये नहीं होगा। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सम, तो यही आंसर है। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी है वो सब। राइट आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि थोड़ी ही जो ज्ञान होता है वही खतरनाक होता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो खतरनाक नहीं होगा, और ज्यादा है तब भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि ऐसे में इंसान कैसा रहता है, शांत रहता है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट, जब 25 हो जाए तो मुझे बताना कि आपके कितने नंबर बने। सो फाइंड द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर दिस जो है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होता है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ जो मैच है पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। सच जो है वो क्वांटिटी को दर्शाता है क्या, नहीं, सच क्वांटिटी को नहीं दर्शाता है। वो तो कहता है इस प्रकार का, आई लाइक सच अ बुक, मुझे इस प्रकार की किताब पसंद है। यहाँ पे किताब की मात्रा नहीं बताई जा रही, तो ये मिसमैच है। और पेन नाउन है, नाउन से पहले जो योर है ये पॉजिटिव केस में है डेफिनेटली। तो यस, ये भी सही मैच था। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका सी। तो फटाफट से बताएं 25 में से आपके कितने नंबर आए। क्विक कमेंट करें क्योंकि रेस्ट एक्स्ट्रा थे। मैच किए आप लोगों ने, 14, ओके, 1 सी। आज का पेपर बहुत अच्छा है, तगड़ा पेपर है। ट्वेल्व 22 सुनीता वेल्डन, वेरी गुड वंदना। 20 माला जी वेल्डन। चलो कुछ लोग तो गायब भी हो जा रहे हैं बताने के नाम पे। चलो तो बाकी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो लोग नहीं बता रहे इट्स ओके। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट। अब हमें चारों में से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में आता है इस टाइप का पैटर्न। ये फिल इन द ब्लैंक में भी मिल सकता है किसी भी फॉर्म में। फाइंड द करेक्ट वन, आपको इन तीनों में से करेक्ट ढूंढना था। ध्यान रखना, जब वन पर्सन की, एक पर्सन की टू क्वालिटीज, टू क्वालिटीज का कंपेरिजन हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, है ना। मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जो ये कंपेरेटिव लगाया हुआ है वाइजर देन, इनकरेक्ट है। जो ये मोर और वाइजर लगाया हुआ है, इनकरेक्ट है। मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक, बी आंसर सही है। रघु वॉज सो गुड एट एल्जेब्रा, रघु बहुत अच्छा है एल्जेब्रा में, दैट हिज फ्रेंड्स कंसिडर्ड हिम टू बी अ, उसके जो दोस्त हैं उसको क्या बताते हैं, बुद्धिजीवी। प्रोडिगी का मतलब होता है बुद्धिजीवी, मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा होशियार। तो आंसर क्या होगा इसका, रिसर्च हैज ऑल्सो द इल्यूजन दैट चाइल्डहुड ड्रीम्स आर प्योर इनोसेंस, रिसर्च ने ये भ्रम भी दूर कर दिया कि बचपन के जो सपने होते थे वो पूर्ण रूप से क्या है, कुछ नहीं है। तो ये भ्रम दूर किया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, स्टेब्लिश नहीं किया, डिस्पेल किया। डिस्पेल का मतलब होता है भ्रम दूर करना, चीजों को क्लियर कर देना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिज स्पीच वाज डिसअपॉइंटिंग इट ऑल द मेजर इशू, उसका जो भाषण था बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, इट ऑल द मेजर इशू। इसने क्या किया, जितने भी बड़े मुद्दे थे उनको अलग कर दिया। तो
प्रोजेक्ट नहीं आएगा। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, और स्कर्ट का मतलब होता है अवॉइड करना। इट अवॉइड ऑल द मेजर इशू, मतलब इतना बेकार उसका भाषण रहा कि जो मेन मुद्दे उठाने थे उनको ही अवॉइड कर दिया। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज की एक तरीके से जांच पड़ताल करना। और एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब होता है घुमाना, गोला बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। The unity and integrity of our country is not at any cost and cannot be party issue. जो हमारे यहाँ की यूनिटी है और इंटीग्रिटी है हमारे देश की, वो किसी भी तरीके से क्या नहीं होनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। तो इंडिस्पेंसिबल, डिबेटेबल, नेगोशिएबल, घटनी नहीं चाहिए। नेगोशिएबल मतलब घटना, किसी भी तरीके से घटनी नहीं चाहिए। कैन नॉट बी अ पार्टी इशू, और ये क्या नहीं होना चाहिए, पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी क्या होगा? आंसर सी। तो इस तरीके से आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। ये मैं आपको फटाफट से सेव करके भेज देती हूँ। टाइम भी ओवर हो गया और सही टाइम पे हमारा ये कंप्लीट भी हो गया है ना? ठीक है, किसी के 12, 22, 20। बहुत अच्छे से किया आज आप लोगों ने, बहुत बढ़िया तरीके से। 5 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा थे मेरी तरफ से, क्योंकि एक हाई लेवल आपको दिखाना था। आपने देखा होगा लास्ट के 5 क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई था कंपेरिजन टू 25। कल के लिए प्रिपेयर होके आना अच्छे से और रिवाइज करके आना। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ। थैंक यू। बिल्कुल फील आया होगा टेस्ट वाला, क्योंकि जब मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इसका मतलब आपका खुद का दिमाग चल रहा है, और वो ही बेस्ट है। मैंने इंटरफेयर नहीं किया जान के 30 क्वेश्चन तक, और वो बेस्ट तरीका चल रहा है एकदम। इससे आपको भी आइडिया लग पाता है कि आप कितना मतलब सही कर रहे हो, है ना? महसूस कर रहे हो ना इस चीज को आप लोग, कि ये जो बेस्ट तरीका है एकदम विदाउट डिस्टरबेंस, टेस्ट वाली फीलिंग। और फिर आपको मार्क्स देखना खुद से ईमानदारी से, फिर चेक करना और इसको रिवाइज और कर लेना एक बार। कल वापस से एक अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट आएगा, एंड मे बी पॉसिबल कि कल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आएंगे उसमें, तो और मिसेस पेल्ट भी आएंगे उसमें। तो आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक है? आज की क्लास को ओवर कर दें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया रहा? ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, एंड 5 स्टार कर देना। ओके, रेटिंग कर देना, ठीक है? 5 स्टार के लाइक तो है ना आपका मॉक टेस्ट? चलो, बाय बाय एवरीवन।